हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार फिजिक्स लेक्चरर। मेरे यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्थिर विद्युतिकी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। देखो, स्थिर विद्युतिकी क्या होती है। देखो, नाम से मालूम लग रहा है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्थिर विद्युतिकी। देखो, यहाँ इसके टाइटल से मालूम हो रहा है स्थिर और विद्युतिकी। स्थिर का मतलब अपन जानते हैं जो मौसम में हो ही नहीं, जो स्थिर हो केवल, ठीक है। और विद्युतिकी और पूरी अपन जानते हैं ऑलमोस्ट विद्युतिकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आवेश से संबंधित होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह इनसे संबंधित होती है। अब ये स्थिर विद्युतिकी जो है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व की। विद्युत चुंबकत्व की विद्युत चुंबकत्व की के तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। सेकेंड पार्ट इसका होता है विद्युत चुंबकत्व। सेकेंड पार्ट है विद्युत चुंबकत्व। और इसका थर्ड पार्ट जो है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, स्थिर विद्युतिकी का मीन्स क्या है, विद्युत चुंबकत्व क्या है, ये अपने 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसी के कुछ चैप्टर और कुछ इसके पार्ट्स है, डिवाइड किया हुआ है इस विद्युत चुंबकत्व को। स्थिर विद्युतिकी जिसमें आवेश स्थिर हो। आवेश स्थिर हो मतलब मोशन नहीं हो, गति नहीं कर रहा हो, उसका वेग क्या होगा? जीरो होगा। वेग जीरो होगा तो उसका त्वरण भी जीरो हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं। विद्युत चुंबकत्व, देखो, ये स्थिर विद्युतिकी जो है ये 12th क्लास में 1 से लेकर 4 चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो सब स्थिर विद्युतिकी में काउंट होगा। विद्युत चुंबकत्व जो है, विद्युत चुंबकत्व में आवेश जो है, आवेश नियत वेग से गतिशील होगा। नियत वेग से गतिशील हो। नियत वेग से गतिशील होगा, v इक्वल नियत हो। अगर अब हम ये जानते हैं कि अगर वेग नियत होता है तो उसका त्वरण क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये नियत वेग से गति कर रहा होगा। जैसे कोई तार है और तार में विद्युत धारा कंटिन्यूअसली प्रवाहित हो रही है, नियत वेग से ही वो प्रवाहित होती रहती है। इसका मतलब उसमें आवेश नियत वेग से प्रवाहित होता है, तो उसका उस विद्युत धारा के कारण, उसके आवेश के प्रवाह के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो प्रभाव हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व में। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इनके इन्वेंटर जो थे वो मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने अपने, हालांकि हर्ट्ज ने इसके लिए सबसे पहले विद्युत स्पूलिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें आवेश को वाइब्रेट करवाया था, और वाइब्रेट करने से उनको मालूम लगा था कि कुछ तरंगे भी उत्पन्न होती है। क्योंकि आवेश है तो आवेश के साथ में विद्युत और चुंबकत्व दोनों होंगे, मतलब ये दोनों एक ऊर्जा के रूप में होंगे। और हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों का प्रवाह हो रहा है, लेकिन ये प्रवाह एक तरंग के रूप में हो रहा है। ठीक है। और हम जानते हैं तरंग कब उत्पन्न होती है? जब कोई कण जो है वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है, इसका मतलब उसका जो त्वरण जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इन चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है। स्थिर विद्युतिकी जो हम 1 से लेकर 4 चैप्टर जो है वो स्थिर विद्युतिकी को ही पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकत्व जो है वो 7 से लेकर 10 चैप्टर जो है वो विद्युत चुंबकत्व में काउंट होते हैं। और एक फाइनल चैप्टर है 17th, ठीक है, जो 17वां चैप्टर जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग में काउंट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत चुंबकत्व को 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जो हम बारी बारी से इजीली इनको पढ़ते हुए चलेंगे और बेसिक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल से हम इनको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। देखो, स्थिर वैद्युतिकी अभी आपको मालूम लग ही चुका है कि स्थिर वैद्युतिकी की भौतिक विज्ञान की वह शाखा
ठीक है, जिसमें आवेश स्थिर होते हैं। ठीक है, आवेश गतिशील नहीं होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी जिसमें आवेश स्थिर होंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर पाए जाते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले जो टर्म जो यूज होता है वो है आवेश। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो है क्या यूज होता है, आवेश। हम अगर आवेश को नहीं जानते हैं, अगर हमें आवेश के बारे में मालूम नहीं है, तो हमारा स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ना ही जो है वो बेकार है। सबसे पहले हमें जानना होगा आवेश को, आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके इन्वेंशन के पीछे कौन से साइंटिस्ट का योगदान है, किसने क्या क्या इसके लिए रूल्स बनाए वगैरह, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो आवेश के लिए सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन के लिए जो सबसे पहला जो नेम जिसका आता है वो है थेल्स। सबसे पहले जो नेम आता है वो किसका है, थेल्स। थेल्स ने ही सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले आवेश के बारे में जिसने बताया है वो कौन है, थेल्स। अब देखिए आवेश जो है वो क्या होता है, कैसे उत्पन्न हुआ। देखो हम घर में नॉर्मली कुछ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली भी करते रहते हैं, और आपने देखा भी होगा, बचपन में देखा होगा, जब भी देखा हो कि हम क्या करते हैं कि स्कूल में या कभी स्केल ले ली और स्केल को अपने ड्राई हेयर या कोई भी कपड़ा वगैरह ले लिया, उसके साथ में आप रब करिए, और रब करने के बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़े या कोई लोहे का कोई बुरादा वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, मेटल्स का कोई भी बुरादा हो, उसके पास में अगर आप लेकर जाओगे तो वो चीजें उसके साथ में चिपक जाती है। अब वो चिपकती क्यों है, उसका रीजन हम बाद में देखेंगे, और ये अपन जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे आपको वो रीजन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी नॉर्मली एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे आप अगर कोई प्लास्टिक की चेयर पर बैठ जाओ और अपने पैरों को ऊपर रख लीजिए, ठीक है, पृथ्वी से मतलब ग्राउंड से टच नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर आपके उस चेयर में पीछे से टच होना चाहिए, और पीछे से अगर कोई कपड़े से जोर से मारता है और उसके बाद में कोई सामने वाला आकर अपने नाखून को या कोई भी स्किन को अगर टच करता है तो उसमें एक स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग आपको नाइट में थोड़े अंधेरे में दिखेगी, लेकिन स्पार्किंग होगी, ऐसे चटकी सी साउंड आएगी उसमें। ठीक है, तो ये होता क्यों है, ये सब रीजन जो है ये हमें बाद में मालूम लगेगा जब एक बार हम इन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को सीख ले, एक बार इनके जो पीछे जो लॉजिक जो है उनको एक बार अपन जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थेल्स जो है वो क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं इसके लिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ली, इसको जो समझाया वो क्या था कि उन्होंने क्या किया, थेल्स ने एक कांच की छड़ ले ली, एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया, और दोनों को नॉर्मली जैसे नॉर्मली अभी एक कांच की छड़ को उन्होंने हिंज कर दिया, इसको लटका दिया। ठीक है, फ्रीली इस तरीके से इसको लटका देते हैं, और रेशम का कपड़ा ये क्या है, कांच की छड़, ठीक है, और ये है रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। जब तक इनको रब नहीं किया गया तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई अनोनी क्रिया नहीं होती है, कोई भी म्यूचुअल एक्शन इसमें नहीं पाया गया। ठीक है, अब उनको रब कर देते हैं। रब करने के बाद में उन्होंने देखा कि जब रेशम के कपड़े को इस कांच की छड़ के पास में अगर लेकर जाते हैं तो कांच की छड़ क्या होती है कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, रेशम के कपड़े की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, घर्षण करवाने के बाद में इस तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ से है ना, रिवर्ट हो जाएगा, इस तरीके से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, तो उन्होंने देखा शायद ऐसे ही नॉर्मली ये दो भिन्न पदार्थ है तो हुआ होगा, तो उन्होंने इस प्रयोग को थोड़ा सा रिपीट कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया, इसी मटेरियल की दूसरी कांच की छड़ ली और रेशम का कपड़ा लिया, वो भी दूसरा था, ये सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों को वापस से रब करवाया, और रब करवाने के बाद में यहाँ पर रेशम का जो टुकड़ा है, इस रेशम के टुकड़े की जगह जो दूसरी वाली जो कांच की छड़ है उसको लेकर आए, दूसरी वाली कांच की छड़ को लेकर आए। तो जब दूसरी वाली कांच की छड़ को ये लेकर आते हैं तो उनको क्या दिखाई दिया कि अब ये जो पहले रेशम के कपड़े से आकर्षित हो रही थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो अब ये क्या हो जाती है कि इसकी तरफ से रिपेल हो जाती है, मतलब
प्रतिकर्षित हो जाती है। तो उन्होंने इसको ये देखा, ऑब्जर्व किया ये बात, और उन्होंने देखा कि जब मटेरियल मतलब पदार्थ जब डिफरेंट थे, भिन्न थे, ठीक है, तो आकर्षण हो रहा था। और जब मटेरियल जब सेम है, ठीक है, सबस्टेंस जब इसमें सेम है, पदार्थ सब सेम है, तो ये इससे प्रतिकर्षित हो रही है, ठीक है, रिपेल हो रही है, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा। फिर उन्होंने और भी इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग मटेरियल पर उन्होंने इसको रिपीट किया, जैसे एबोनाइट की छड़ ले ली, ठीक है, और उसको बिल्ली की खाल से रब कर दिया, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक की छड़ ले ली, ठीक है, उसको दूसरे कपड़े से रब किया। तो ऐसे मतलब सेम टू सेम ही जो है इनको ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे, ठीक है, निष्कर्ष मिल रहे थे। तो उनके पीछे का जो लॉजिकल जो रीजन जो है वो क्या था, ठीक है। ये रीजन ढूंढने के लिए उन्होंने क्या बताया कि इसका रीजन उन्होंने क्या बताया कि वास्तव में अपन जानते हैं जितने भी पदार्थ जो होते हैं ये सब परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु में जितना उसमें मतलब प्रत्येक परमाणु में अपन जानते हैं एक नाभिक होता है सेंटर पर, और उसमें जितना धनावेश होगा उस परमाणु में, जितना धनावेश नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, तो जितना धनावेश होगा उतनी ही मात्रा में उसमें ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, उसकी चारों ओर चक्कर करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उतनी ही मात्रा में, जिसकी वजह से परमाणु जो है वो उदासीन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके आवेश के उत्पन्न होने का रीजन क्या है, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। जैसे अभी हम इस एक्सपेरिमेंट में एक कांच की छड़ ले रहे थे, ये कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ का ये हम एक परमाणु मानकर चलते हैं, और ये उसका क्या है, नाभिक, ठीक है। और ये रेशम का कपड़ा मानकर चलते हैं, रेशम का कपड़ा, ठीक है, और ये रेशम के कपड़े का परमाणु और ये उसका नाभिक होगा, ठीक है। और इस परमाणु में जो इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाह्यतम जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को घर्षण करवाने से ऐसा क्या हुआ कि ये आवेशित हो गए, और आवेशित भी कैसे हुए कि कांच की जो छड़ है, कांच की छड़ ये धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ये हो जाता है ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्यों हुआ? एक्चुअल में इसके पीछे का जो रीजन जो है वो है इनका कार्यफलन का होना, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। एक्चुअल रीजन क्या है इसका? वर्क फंक्शन, ठीक है, कार्यफलन का होना, ठीक है। कार्यफलन क्या है? एक ऊर्जा है। कार्यफलन क्या होती है? ऊर्जा। कार्यफलन क्या होता है? एक छोटे फॉर्म में इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कार्यफलन एक ऊर्जा है, और ये वो ऊर्जा होती है, ये वो रिक्वायर्ड ऊर्जा जो है जो कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। एक मिनिमम एनर्जी होती है ये, ठीक है। अब ये मिनिमम एनर्जी कहाँ से मिलती है वगैरह, ये अपन ने अभी देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े को आपस में रब करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो घर्षण करवाने से उनके बीच में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये उष्मा ऊर्जा अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है। गतिज ऊर्जा से ये उत्पन्न हो रही है, गतिज ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म था ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं कि इस उष्मा ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उष्मा ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा मिल जाती है। और उस गतिज ऊर्जा के, अगर वो गतिज ऊर्जा, अब ध्यान देना, अगर वो गतिज ऊर्जा ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले इस आकर्षण बल से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये बिना कुछ टाइम लिए इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाएगा और दूसरे सबस्टेंस के परमाणु में जो है वो एंटर कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी दो सबस्टेंस, कभी भी दो पदार्थों की कार्यफलन जो है वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर कांच की छड़ पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब इसका कार्यफलन कम है और इसका कार्यफलन ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से जब इनको रब करते हैं तो ये इसके इलेक्ट्रॉन
उष्मा ऊर्जा को तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा और ये भी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों ही अवशोषित करते हैं, लेकिन इसने जो अवशोषित करी वो कार्यफलन जो है वो इनके आकर्षण बल से ज्यादा है, ठीक है। और इन दोनों को कंपेयर करना है तो इसका कार्यफलन कम है, क्योंकि इसको बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, यहाँ से बिना कोई टाइम लिए यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बिना कोई टाइम लिए ना, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और चार्ज प्रोड्यूस होने के पीछे का जो है, जो बिहाइंड इसकी जो थ्योरी है वो कौन है, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पदार्थ में आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। ये आपको मालूम हो गया, ठीक है, कि आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए ये हमें बात समझ में आ गई कि आवेश जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही एक ट्रांसफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही जो है इसकी सबसे छोटी इकाई है, मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है इसकी, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस यही सबसे छोटा कण नहीं है इलेक्ट्रॉन ही, इसके अलावा भी और कण आ चुके हैं जिनको हम क्वार्क कण भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 क्वार्क कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 2e3 एंड e3। इसको हम यहाँ पर, क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम फिजिक्स को समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज कर रहे हैं। अगर उनको यूज करेंगे तो पूरी फिजिक्स की थ्योरी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन, अब हमें मालूम हो गया कि आवेश की सबसे छोटी मूलभूत इकाई जो है वो कौन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, मालूम हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कि आवेश का मात्रक क्या है वगैरह, ठीक है, इनकी विमा वगैरह एक बार ये जान लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ वैल्यूज को जानेंगे, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी पहले बात आती है इनकी मात्रक, ये कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, मात्रक एंड यूनिट्स, ठीक है। इसका एसआई मात्रक, ठीक है, मतलब एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, कूलम। एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, कूलम, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एमकेएस मात्रक, ठीक है, इसका एमकेएस मात्रक जो है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक जो है वो होता है स्टेट कूलम, ये इसका सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसके मात्रक होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, यह आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है, सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। तो सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है, फेराडे, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। और एक फेराडे, क्योंकि ये बड़ा मात्रक है, ठीक है, तो इसमें कितने कूलम इसकी वैल्यू होगी, तो एक फेराडे में 96,500 कूलम आवेश पाया जाता है, ठीक है, इतने मात्रक की ये इक्वल होगा। इसके अलावा सबसे छोटा मात्रक, इसका सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन या फिर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। वन फ्रैंकलिन ये इक्वल होता है 3 × 10⁻⁹ कूलम, या फिर बुक में कहीं लिखा हुआ होगा 0.3 × 10⁻10 कूलम, ठीक है, छोटा मात्रक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है इसकी वैल्यू भी यही होती है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा कई बुक्स में आपको, ठीक है। तो ये कुछ मात्रक है। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र यहाँ से अपन देखेंगे, इसमें कोई मास है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, M0,
लेंथ इसमें कुछ है नहीं, मतलब कोई लंबाई नहीं है, तो L 0, और टाइम है तो पावर कितनी है 1 है, और धारा है इसमें तो A 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गए इनके कुछ मात्रक्स वगैरह। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ वैल्यूज होती है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन सब के आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, और नोट्स बना लेना, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना इनके। ठीक है, अब अपन देखते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ मात्रक आपको मिलेंगे, जैसे 1 माइक्रोकूलम, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो 10⁻⁶ कूलम। इसके अलावा आपको मिलेगा नैनोकूलम, नैनोकूलम मीन्स 10⁻⁹ कूलम। इसके अलावा आपको मिलेगा पिकोकूलम, तो आप लिख देना 10⁻⁻12 कूलम। नॉर्मली आपको ये वैल्यूज मिलेगी। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स में जो यूज आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा कण, उन पर क्या आवेश होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, तो ये रिलेशन पहले से मालूम होना चाहिए था कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई कण ले लेते हैं। ठीक है, आवेशित कण, आवेशित कण। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आवेशित कण के अलावा उसका आवेश कितना है। ठीक है, और एक यहाँ लिख देते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा। मान लेते हैं कि अपने पास में आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश जो है वो हम इसको लिख देते हैं QE, और इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, इसके अलावा जो पार्टिकल है, जो दूसरा कण है जो नॉर्मली यूज होता है वो है कौन, प्रोटॉन। आप इसको है ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन। इस पर जो इसका आवेश जो है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। और इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्टिकल जो आता है वो आता है न्यूट्रॉन, 0n1। ठीक है, न्यूट्रॉन, और इस पर जो चार्ज होगा न्यूट्रॉन का, ठीक है, वो क्या होगा 0, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, उदासीन कण होता है। ठीक है, आवेश इस पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका जो द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन का, ये ध्यान रखना, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान से सबसे ज्यादा होता है, 1.68 × 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिकल जो आता है वो कौन है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है आइसोटॉप्स होता है या फिर समस्थानिक होता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये होता है 1H2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन नेक्स्ट पार्टिकल कौन होगा, ड्यूट्रॉन। और इस पर जो आवेश जो होगा ड्यूट्रॉन का आवेश, ठीक है, अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1H2, 1H, ये 1 क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या, मतलब प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन के इक्वल, मतलब QP के इक्वल। ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसका जो द्रव्यमान होगा न्यूट्रॉन का, यहाँ पर हम ये वाला टर्म्स द्रव्यमान के लिए ही लेते हैं, मास नंबर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये md जो है ये किसके इक्वल होगा, 2 of mp, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना हो जाएगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो आता है क्या, अल्फा कण। अल्फा कण होगा, और अल्फा कण पर जो चार्ज जो पाया जाता है Q अल्फा, ये Q अल्फा जो है, ठीक है, Q अल्फा जो है ये देखो यहाँ से अल्फा कण जो है ये हीलियम का समस्थानिक है, 2He4, 2 आ रहा है, मतलब प्रोटॉन के आवेश का ये 2 गुना होगा। ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखने इन दोनों के। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम इनके द्रव्यमान की बात करें, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है m अल्फा, ठीक
ठीक है। एन अल्फा जो है ये यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा उसका ये 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये टेबल बना लेनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में आप इसको नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लेना। आपको ये है ना एंड टाइम तक आपको ये पूरा याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। आगे बहुत जगह है ना टर्म्स यूज में आते रहेंगे। ठीक है, पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी ये टर्म्स यूज होंगे। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में तो आएगा ही, 1-2 क्वेश्चन भी इसके मिल जाएंगे आपको रेशियो के, ठीक है, अनुपात वाले। आगे हम देखते हैं क्या, इनके आवेश के गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेश के गुण, ठीक है, आवेश के गुण नेक्स्ट अगला टॉपिक। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुणों में सबसे पहले जो गुण आता है वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, सबसे फर्स्ट गुण जो है वो क्या आता है, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता मतलब, योज्यता का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। ऐड कैसे करेंगे, आवेश को ऐड कैसे करेंगे, इसी को क्यों ऐड किया जा रहा है, धारा को क्यों ऐड नहीं करते हैं वगैरह, उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्यों ये है ना गुण इसमें प्रॉपर्टीज को इसमें डाला गया है। आवेश की योज्यता, आवेश हम जानते हैं एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि। अब हम अदिश राशियों का योग कैसे करते हैं, बीजगणितीय विधि से, ये ध्यान रखना है। आप आवेश की अगर योज्यता का अगर गुण लिखते हो तो आपको उसमें लिखना चाहिए क्या, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का योग जो है वो केवल बीजगणितीय विधि से किया जाता है। ठीक है, अब बीजगणितीय विधि का मतलब क्या है, बीजगणितीय विधि से हम कैसे इनका ऐड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में कुछ आवेश उपस्थित है, +2q -q +4q, इस तरीके का कोई आवेश इसमें उपस्थित है। जैसे मान लो कि इस पदार्थ में हमें आवेश का योग करवाना है, उसकी योज्यता करवानी है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी योज्यता करवाएंगे तो हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे समेशन q, मतलब सिग्मा q। ठीक है, और हम इसका योग करवाएंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डायरेक्टली जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं कि इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं इस तरीके से, 2q +4q -q, इस तरीके से लिख दिया और आंसर हो गया क्या, 5q। ठीक है, तो ये लिखना इस तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि ये आवेश जो परिणाम में जो आवेश नेट जो आवेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। इस पदार्थ में नेट आवेश कितना है एक्चुअल में और कौन से नेचर का है। ठीक है, ये हमें इसमें शो करना जो है ये इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी, इसलिए हम यहाँ पर इस टर्म को ऐड करवाते हैं इस प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे यह आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम आवेश का योग करवाएंगे तो आवेश, जो भी आवेश जिस चिन्ह के साथ में है उसी चिन्ह के साथ में जो है आप इसको ऐड करवाइए। जैसे ये +2q, ठीक है, फिर प्लस एंड +4q एंड प्लस एंड -q, इसका मतलब आपने ऐड करवाया है। पहले अगर आप डायरेक्टली माइनस यूज कर रहे थे, इसका मतलब ऐड भी करवा रहे थे और उसका है ना सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, मतलब घटा भी देते उसको आप। और अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो ओवरऑल अब आप इसको लिख सकते हो क्या, +5q। ठीक है, और इससे मालूम लग रहा है कि इस पदार्थ में जो नेट आवेश है, ठीक है, उसका परिमाण तो कितना है 5q, और उस आवेश की प्रकृति जो है वो क्या है, प्लस, मतलब पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी पदार्थ में अगर कोई आवेश उपस्थित है तो वो धनावेशित भी हो सकता है, उसका योग टोटल ऋणावेशित भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट अगला जो इसका गुण है आवेश की योज्यता के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट गुण, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझना। सेकंड जो गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, नेक्स्ट गुण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज नोन एज क्वांटीकरण। लेकिन आप ये डेफिनेशन नहीं लिखोगे, इसको हम समझते हैं पहले। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं जैसे हम पहले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का, बहुत ही है ना जानदार एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे लॉजिक हमने उसे एक्सपेरिमेंट से समझ लिए और आगे भी समझेंगे। मान लेते हैं कि एक कांच की छड़ है और ये कांच की छड़ का ये परमाणु है और उसका ये नाभिक है। ठीक है, कांच की छड़,
और ये रेशम के कपड़े का परमाणु है और ये उसका नाभिक है, रेशम का कपड़ा, ठीक है। अब देखिए जब इनको हम रब करवाते हैं तो रब करवाने से क्या होगा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और ये इसमें ट्रांसफर हो गया, तब आप कहोगे कि भाई इस पर कितना चार्ज आ गया, कितना आवेश उत्पन्न हो गया कांच की छड़ पर, तो कितना आवेश उत्पन्न हो गया, आप बोलोगे इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश उत्पन्न हो गया, ये लीजिए। और रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़े पर आप कहोगे कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल ऋणावेश उत्पन्न हो गया। मान लो कि यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो आप कहोगे ये लीजिए सर इसमें अब 2 चार्ज उत्पन्न हो गए, है ना, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। मतलब जितना धनावेश उत्पन्न हो रहा है उतना इधर ऋणावेश भी उत्पन्न हो रहा है, और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, उसी संख्या के फॉर्म में हम इसको आवेश को डिनोट कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो Q इक्वल 3e, 4 निकले तो Q इक्वल 4e, तो n निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम अब इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्लस Ne, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल माइनस Ne लिख सकते हैं, क्लियर। और ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल प्लस माइनस Ne, तो ये पदार्थ पर प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है और माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है चार्ज। इसका मतलब आवेश पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, ठीक है। पदार्थ में आवेश किस फॉर्म में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। n यहाँ पर एक डिस्क्रीट नंबर है, ठीक है, निश्चित संख्या है, ठीक है, इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्या है, ये ध्यान रखना आपको इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप n की वैल्यू 0.4 लिख रहे हो, 0.5 लिख रहे हो, इस तरीके से वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। ये वैल्यू हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगी, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, ध्यान दीजिए। आपको क्वांटीकरण का फॉर्मूला डिराइव हो गया, मालूम लग गया, और वो क्या है, Q इक्वल प्लस माइनस Ne। अब आप यहाँ से क्वांटीकरण की डेफिनेशन लिख सकते हो कि किसी भी पदार्थ में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। किसी भी पदार्थ में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डेफिनेशन इस डेराइव्ड फॉर्मूले से हमने ये इसको डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश जो है Q इक्वल है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना कोई आवेश है। आपको कहा जाता है कि इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है, इसको बांटिए, इसका क्वांटाइजेशन करिए। तो आप इसका क्वांटाइजेशन कर सकते हो, आप Q इक्वल Ne, ये फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। और N इक्वल आप देखोगे Q डिवाइड E, दैट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आपको N की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। 2 इज डिस्क्रीट नंबर, ठीक है, एक निश्चित संख्या है। इसका मतलब इस आवेश को आप 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसका क्वांटाइजेशन हो गया, मतलब दिस इज पॉसिबल। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको ये कुछ दिया हुआ इस तरीके से Q इक्वल 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, कुछ ऐसा दे दिया, आपको कहा जाता है इसका क्वांटाइजेशन करिए, ठीक है, इसका क्वांटीकरण करिए। तो सिंपली आप कहोगे ये लीजिए सर 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, ये आपको वैल्यू मिलेगी। जब आप फिर फर्दर इसको आप सोल्व करते हो तो n इक्वल 0.4 कूलम, 0.4 कूलम, दैट इज नॉट डिस्क्रीट नंबर, दिस इज द इरेशनल नंबर, मतलब ये एक अनिश्चित संख्या है, ठीक है, ये एक अनिश्चित संख्या है। मतलब आप आवेश को 0.4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब इसका क्वांटाइजेशन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कुछ टर्म्स इसमें आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। किसी भी पदार्थ में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है।
इसके लिए आप नोट करके ले सकते हो, आवेश सदैव जो है वो केवल निश्चित संख्या में ही बांटा जा सकता है। आवेश सदैव निश्चित संख्या में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, मूलभूत इकाई है इलेक्ट्रॉन, ये मालूम हो रहा है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है कि ये ध्यान देने वाली बात है, ये नोट करके आपको लिख लेना है कि आवेश का क्वांटीकरण सदैव सूक्ष्म स्तर पर ही होता है, स्थूल स्तर पर आवेश का क्वांटीकरण नहीं होता। सूक्ष्म स्तर जैसे इसको आप एग्जाम्पली इसको समझिए कि जैसे कटोरी है और कटोरी में आपने कुछ है ना कंकड़ डाल दिए, पेबल्स, उसमें आप इसमें फिल कर देते हो, भर देते हो, और आपको उस कटोरी में इन फिल्स पेबल्स को काउंट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो आप इजीली उनको काउंट कर लेते हो, ठीक है, 1 बाय 1 आप उनको काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर वही कंकर जो है, पेबल्स, अगर कोई बड़े से स्थूल फॉर्म में, जैसे कमरा है, रूम है, उसमें आप उसको भर देते हो और अब आपको उसको काउंट करने के लिए कहा जाता है काउंट करो, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, मतलब आप इतने बड़े पैमाने पर उसका क्वांटीकरण नहीं कर पा रहे हो। आवेश का क्वांटीकरण केवल सूक्ष्म स्तर पर ही पॉसिबल है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसके अलावा आवेश, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान भी होता है, तो इसका मतलब एक पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसके साथ में उसका द्रव्यमान का भी ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे कांच की छड़ से, है ना, कांच की छड़ जो है, जैसे ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ रेशम के कपड़े में, तो ये ध्यान देने की बात है कि इसके साथ में इसका एक द्रव्यमान भी ट्रांसफर हो जाएगा, 9.8 × 10⁻31 kg, इतना द्रव्यमान इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इसके जो धनावेश को शो कर रहा होता है उसके द्रव्यमान में कमी हो रही होती है, और जो ऋणावेश को शो कर रहा होता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो आप जैसे अगर इसको आप A से डिनोट कर रहे हो, उसको B से डिनोट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, Mb इज ग्रेटर देन Ma, मतलब मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ A, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान भी ट्रांसफर हो रहा है। मान लो कि इससे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो मतलब तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें द्रव्यमान स्थानांतरित हो गया, तब आप टोटल कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरित हुआ, तो आप अगर उसको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, M इक्वल, वही फॉर्मूला वापस से आप डिराइव कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन गया तो आप बोलोगे सर M इक्वल M ही हो गया, 2 गए तो M इक्वल 2M ही हो गया, और उसी तरीके से अगर N ट्रांसफर होते हैं तो M इक्वल NM ही हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान का भी यहाँ पर क्वांटीकरण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, एक एग्जांपल्स में आप समझोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एक और एग्जांपल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा बड़ा है ना एग्जांपल है, एक बार इनके ऊपर प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं, गुणों को कर लेते हैं। एक नॉर्मली 10th क्लास में भी वो एग्जांपल है, और 12th क्लास में भी ये एग्जांपल गिवन है कि अगर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना हो किसी पदार्थ में, 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना हो, तो इसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। सिंपली आप N इक्वल Q डिवाइड E, वही फॉर्मूला आप यूज करोगे, 1 कूलम डिवाइड 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इस जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10⁻80, 6.25 × 10⁻80, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर करते हो तब जाकर 1 कूलम आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये तो था क्या, आवेश का क्वांटीकरण। अगला जो इसका गुण है वो है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट गुण आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज या फिर आवेश संरक्षण का नियम, इसको समझिए। अब देखो ये नियम ये बताता है कि पदार्थ में अगर आवेश उपस्थित है तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। आवेश को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही नष्ट कर सकते हो। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु
आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिया, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे सोडियम है Na+, ठीक है, तो आप Na+ को Na- नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इसका आप है ना, इसके फॉर्म को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आवेश संरक्षण के नियम है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऊर्जा को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आवेश संरक्षण का नियम को। एक तो सबसे पहले समझते हैं क्या, थ्योरेटिकली तरीके से समझते हैं, सैद्धांतिक तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया सोडियम ले रहे, सोडियम है Na+, ठीक है, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है ये अपन जानते ही हैं, और क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होगा। जब इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं, ठीक है, कंबाइन करवाने के बाद में अपन जानते हैं NaCl मिलेगा, ठीक है, एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और इससे हमें क्या मिलेगा, लवण, साल्ट, ठीक है, एक साल्ट मिलता है। और जब हम ये जो प्रोडक्ट जो मिला, इस प्रोडक्ट में हम इसके चार्ज को अगर ऐड करते हैं तो इसका नेट चार्ज यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, और मतलब इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और इस सिस्टम का इससे पहले इसका टोटल हम चार्ज ऐड करते हैं, दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। इसका मतलब दोनों तरफ वही आ रहा है, मतलब आवेश जो है वो क्या है, संरक्षित है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोटोन पार्टिकल, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, फोटोन पार्टिकल के बारे में मालूम होना चाहिए कि गामा कण या फोटोन कण, ये अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में, पढ़ेंगे आगे। गामा पार्टिकल जो है वो भी उदासीन कण होता है, लेकिन ये एक अभिक्रिया करता है युग्म उत्पादन की, ठीक है, युग्म उत्पादन की, ठीक है, ये अभिक्रिया करता है। और इस युग्म उत्पादन में ये एक इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करता है और एक प्रोटॉन को उत्पन्न करता है, ठीक है। जब हम यहाँ पर इसका ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, तो नेट आवेश इस पर क्या हो जाता है, 0, और इसका नेट आवेश ऑलरेडी क्या था, 0, मतलब आवेश सुरक्षित है। आवेश को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो, नहीं नष्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली अगर हम इसको समझे तो प्रैक्टिकली आप क्या देख सकते हो, कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, और ये स्थिति है घर्षण से पूर्व की स्थिति है। घर्षण से पूर्व आप क्या देखते हो, ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, ठीक है। आप क्या देखते हो कि कांच की छड़ जो है वो है ना, अभी आवेशित नहीं है, और रेशम का कपड़ा भी आवेशित नहीं है, घर्षण से पूर्व की स्थिति है, तो पूरे सिस्टम का टोटल आवेश अभी क्या है, 0। लेकिन जब घर्षण के बाद की हम बात करें, घर्षण के पश्चात क्या होगा, ठीक है, घर्षण के पश्चात क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहां से, तो इस पर Q इक्वल +2e चार्ज उत्पन्न होगा, और इस पर Q इक्वल -2e चार्ज उत्पन्न होगा। जब आप फिर से इस सिस्टम का टोटल ऐड करते हो, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो आप प्रैक्टिकली भी देखो या फिर थ्योरेटिकली भी इसको देखिए, दोनों ही तरीके से हम क्या देख रहे हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर पा रहे हैं और न ही नष्ट कर पा रहे हैं, और इसका मतलब आवेश सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट गुण जो है वो क्या है, आवेश की निश्चलता। लास्ट गुण आवेश की निश्चलता। अगला जो गुण है वो क्या है, आवेश की निश्चलता, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आवेश की निश्चलता, देखो नाम से मालूम हो रहा है, निश्चलता, इनवेरियंस, जो वेरी नहीं करे, जो परिवर्तित नहीं हो। कौन परिवर्तित नहीं हो, आवेश का परिमाण। आवेश का परिमाण परिवर्तित नहीं हो, मतलब इसमें एक निश्चलता पाई जाएगी। कब पाई जाएगी, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई आवेशित कण गतिशील है, ठीक है, मोशन में है, तो उसके परिमाण पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जो पहले था
मोशन के बाद में भी उसका परिमाण उतना ही होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि गति से पूर्व आवेश का परिमाण, और ये इक्वल होगा गति के पश्चात आवेश का परिमाण। ठीक है, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पली अगर हम देखें, सोडियम वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na+ जो अगर वो पहले स्टेबल था, स्थिर था, तब उस पर चार्ज वही था +1, लेकिन जब वो गति कर रहा है, मोशन में आ रहा है, तब भी उस पर चार्ज वही रहेगा। ऐसे नहीं कि Na+ का +2 है ना, +2 हो गया या +3 हो गया, -1 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आवेश में क्या पाई जाती है, निश्चलता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हमने ये सीखा था कि आवेश के साथ में द्रव्यमान भी संबंधित होता है, तो क्या द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा? तो ये आप सोचिए एक बार। तो इसके लिए एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होता है, M=m0 डिवाइड √1 - v²/c²। ठीक है, ये आइंस्टीन ने एक ऐसी समीकरण दी थी द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान की डिपेंडेंसी ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यहां पर m0 जो है, m0 का मतलब होता है विराम द्रव्यमान। m0 का मीन्स क्या है, विराम द्रव्यमान, और v का मतलब क्या है, वेग। ठीक है, कण का वेग। ठीक है, और c प्रकाश का वेग है, और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,